बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम वितान है। वितान के अंतर्गत आज हम अपना अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय कलाएं। भारतीय कलाओं से आप सभी परिचित हैं। भारत में बहुत सारी कलाएं हैं। संगीत कला है, चित्रकला है, इस तरह बहुत सारी, नृत्य कला है, मूर्ति कला है, बहुत सारी कलाएँ हैं। उनके बारे में आज हम इसमें से कुछ कलाओं के बारे में जानेंगे जो भारत की प्रमुख कलाएँ हैं। देखो बच्चों, भारतीय कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। परिवेश का मतलब होता है वातावरण। देखो बच्चों, हमारे भारत देश में, हमारा भारत वैदिक भारत है, संस्कृति और संस्कारों से भरा हुआ भारत है। इस भारत में बहुत सारी कलाएं हैं। तो देखो, कलाओं की अपनी एक भाषा होती है। हर कला की अपनी एक भाषा होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को, अपने आसपास के जो वातावरण है, अपनी प्रकृति और अपने भाव और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो बोलचाल की जो हमारी भाषा है उसके द्वारा हम प्रकट करते हैं। उसी प्रकार वैसे ही चित्रकारी, यानी चित्रकारी के माध्यम से हमने कोई चित्र बनाया, यानी किसी रथ का चित्र बनाया, उस पर कोई राजा बैठा हुआ है तो हम यह प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ कोई राजा की सवारी निकल रही है। संगीत यानी गायन के माध्यम से, यानी पुराने समय के जो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, तानसेन जैसे, जो बादल राग गाते थे, अग्नि राग गाते थे, दीपक राग गाते थे, तो उनकी उन कलाओं के माध्यम से जो घटित होता था। और यह नृत्य के माध्यम से देखा आपने, कई तरह के हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे मतलब राधा और कृष्ण का जो कथक के माध्यम से रास नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, इन सब के माध्यम से तरह तरह के देवताओं की और तरह तरह की कलाओं के जो प्रदर्शन किए जाते हैं, वो अपने आसपास की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। यानी अपने आसपास क्या हो रहा है उसको उस कला के माध्यम से, उस अभिनय के माध्यम से, उस हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में नए नए तरीकों से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। मान लो हमको प्रकृति के बारे में बताना है नृत्य के द्वारा, तो मैं बोल के प्रकृति के बारे में आपको बता सकती हूँ, प्रकृति बहुत सुंदर है, प्रकृति में इतने सारे फूल खिले हुए, इतने सारे झरने हैं, नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर इसी प्रकृति को मुझे चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत करना है तो मैं क्या करूँगी, चित्र बनाऊंगी प्रकृति का, जिसको लैंडस्केप कहते हैं। यानी एक प्राकृतिक दृश्य बनाऊंगी तो पता चल जाएगा कि प्रकृति के बारे में बता जा रही हूँ। संगीत यानी प्रकृति से संबंधित कोई गीत को गाना, यानी प्रकृति, फूलों से, पेड़ों से, इन सब से संबंधित गीत गाना संगीत के माध्यम से। नृत्य के माध्यम से वो हाव भाव मतलब प्रदर्शित करना। जैसे फूल को हम अभिनय के द्वारा बता सकते हैं कि फूल का प्रतिरूप ऐसा होता है, बादलों का प्रतिरूप ऐसा होता है। तो जो नृत्य कला है वो हाव भाव के द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है। तो देखो बच्चों, समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। मान लो चित्रकार को हमने बता दिया, हम क्या देख रहे हैं, सामान्य रूप से हम जो देख रहे हैं कि समुद्र में लहरें आ रही है, जा रही है, हम उसको देख रहे हैं। और हमने भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर दिया कि देखो समुद्र में लहरें ऊपर उठती है और फिर नीचे जाती है। लेकिन यदि किसी चित्रकार को बताना होगा तो चित्रकार अपने चित्र के माध्यम से समुद्र में गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को हम बोल के बता सकते हैं कि चिड़िया चू चू ची ची कर रही है, लेकिन यदि कोई गायक होगा तो वो चहचहाट को किससे बताएगा, स्वरों से सजाकर बताएगा। इसके साथ ही नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है, कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। ये कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है। तो देखो बच्चों, जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है वो मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाएगा, नहीं सजाएगा, मतलब वो विभिन्न मुद्राएं प्रदर्शित करेगा। कृष्ण के बंसी बजाने की मुद्रा को प्रस्तुत करेगा, या कथकली के अंतर्गत आप देखते हो कई लोग भरतनाट्यम के अंतर्गत बहुत तरह की मुद्राओं का अभिनय करते हैं, कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। ये कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यानी हमारी जो भारतीय कलाएँ हैं वो अपने अभिनय के माध्यम से, अपनी मुद्राओं के माध्यम से, अपनी चित्रकारी के माध्यम से, इन सब के माध्यम से क्या करती है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। यानी ये जो कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। आपने देखा है मूक अभिनय, यानी कई लोग जो मूक बधिर लोग होते हैं उनके लिए भी देखो भाषा ईजाद की गई है ना। मूक बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए, मतलब मूक बधिर पढ़ाने वाले होते हैं तो उनके लिए भाषा अलग से बनाई गई है। उसके लिए क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा। कैसी भाषा होती है वो, सांकेतिक भाषा।
हमारा भारत देश उत्सव धर्मी है। कैसा है? उत्सव धर्मी का मतलब हमारे भारत देश में उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखते हो कोई भी त्यौहार आने वाला होता है, हम पहले से उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। केवल पूरे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे उत्सव और देशों में भी मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 30 त्यौहार किस में आते हैं? भारत देश में आते हैं। विविधता हमारी पहचान है। विविधता यानी विभिन्नता। विविधता, डाइवर्सिटी, यानी कि जो विभिन्नता है वो हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। यानी हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ हम उन संस्कृतियों को मनाते हैं और उनके साथ साथ बहुत सारी कलाएं भी हमारी एक अनूठी पहचान है, यानी एक अलग से ही पहचान बनाती है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। हमारे भारत देश में कम 29 राज्य हैं और 29 राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा हमारी कलाओं को त्योहारों उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। यानी हम अपनी कलाओं को कहाँ प्रदर्शित करते हैं? त्योहारों पर और उत्सवों का। यानी हमारी जितनी भी भारत की कलाएँ हैं वो सब त्योहारों और उत्सवों से जुड़ी हुई है। ये कलाएँ जन्मोत्सव से लेकर के शादी ब्याह पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मतलब जितनी भी कलाएँ हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक, अंतिम संस्कार तक भी इसमें बहुत सारी कलाएं जुड़ी हुई है। शादी ब्याह के अंतर्गत हम बहुत सारी कलाएं करते हैं। शादी ब्याह में आप देखा करो लोग चित्रकारी भी करते हैं, रंगोली जैसी चीज़ें भी बनाते हैं, गीत भी गाते हैं, गायन कला भी आ जाती है, नृत्य कला भी आ जाती है, चित्रकला भी आ जाती है और बहुत सारी कलाएँ भी आ जाती है। तो ये सारी कलाएँ क्या है? जन्म का उत्सव लेकर, यानी व्यक्ति के जन्म होने तक, बालक के जन्म होने से लेकर के शादी ब्याह पूजा खेती बाड़ी, जब खेती बाड़ी होती है, फसल रोपी जाती है तब अलग तरह के त्योहार बनते हैं। जब फसल काटी जाती है और धान को जब साफ करके निकाला जाता है तब हम अलग तरीके के त्योहार मनाते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। हमारे भारत देश में क्या है बच्चों? मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं ये सारी कलाएं। क्या है? मनुष्य के जीवन से जुड़ी है, वरना नीरस जीवन जीने में तो कुछ भी नहीं जाता। हम कोई तीज त्योहार नहीं मनाए, ना होली, दीपावली, गणगौर आती है, इसके अलावा बैसाखी आती है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे जीवन में। यदि हम इन त्योहारों को नहीं मनाएं, मकर संक्रांति जैसे त्यौहार आते हैं, एक ही त्यौहार को 29 राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है एक ही दिन। यदि हम इन त्योहारों को नहीं मनाएं तो हम अपना नीरस जीवन भी जी सकते हैं, लेकिन उस नीरस जीवन से जीने से तो अच्छा है कि हमारी जो मानव जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की जो ये विशिष्ट कलाएँ हैं ये विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है कि हमारे जो पूर्वज थे इन सारी जो मतलब हमारी संस्कृति है, हमारे जो उत्सव है, इनको मनाते हुए आ रहे हैं तो हमें भी इनको मनाना चाहिए। उत्साह होता है, दीपावली जैसा त्यौहार आता है, बच्चों में बहुत उत्साह होता है, बड़ों में भी उत्साह होता है। होली पे जब चंग बजते हैं, ढप बजते हैं, लोग नाचते गाते गलियों में निकलते हैं, गुलाल उड़ाते हुए निकलते हैं, तो कितना उत्साह का माहौल बन जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश में हर मंदिरों में सारी कलाओं का क्या है? सारी कलाओं का एक मिश्रण मिलता है। होली पर कृष्ण के मंदिरों में होली खेली जाती है और दीपावली पर सब मंदिरों में दीप सजाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर सारे उत्सव होते हैं। यानी हर देवता के जन्म उत्सव पर भी हम कलाओं के साथ में अपना मतलब कि रंगों रंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों और त्योहारों पर या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यह पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। देखो, लेखक कह रहे हैं कि आपको यह नहीं लगता पर्वों त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव मतलब संबंध, जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यह पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। फसल कटी है, हम त्यौहार मना रहे हैं, फसल रोप रहे हैं, हम त्यौहार मना रहे हैं। साथ ही पर्वों या त्योहारों पर फसलों और कलाओं का जुड़ाव, यानी कि पर्व और त्यौहार, फसल कट रही है, हम कोई उत्सव मना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जो हम कलाओं का उपयोग करते हैं उस वक्त वो केवल हमको मनोरंजन और अलंकरण होने से बचाता है। मतलब हम उसको केवल मनोरंजन के लिए ही काम में नहीं ले रहे हैं या हमको सजाने संवारने के काम में ही नहीं लेते हैं। दूसरी ओर ये हम इसका दूसरा पहलू ये है कि प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखते हैं। देखो बच्चों, हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार अपनी खुशियों के लिए मनाते हैं, यानी फसल कटने पर त्यौहार मनाना या वैसे कोई त्यौहार मनाना, कोई भी पर्व मनाना, तो हम क्या करते हैं? हम मतलब कि इसको क्या है, केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही नहीं देखते हैं, सजने संवरने की दृष्टि से ही नहीं देखते हैं, बल्कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं, उनको हम बनाए रखने के लिए, उनकी सतत निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम ये कार्य भी करते हैं। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच के जुड़ाव की कड़ी है। यदि हम इन सब
परंपराओं को नहीं मनाएं जो हमारे पूर्वजों ने मनाई थी, यदि हम उसमें निरंतरता नहीं बनाएं तो अतीत और जो वर्तमान है उसके बीच में जुड़ाव नहीं बना रहेगा और अतीत एकदम हमसे कट करके अलग हो जाएगा। तो जो पर्व त्योहार है वो सारे केवल अलंकरण और मनोरंजन के लिए ही नहीं है, अपितु प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। लोक कला यानी लोक जीवन से संबंधित कला, जो स्थानीय कला होती है। आपने देखा है हर राज्य के अपने अपने नृत्य, अपने अपने वो होते हैं। इसके अलावा आदिवासी लोग भी अपनी अपनी स्थानीय कला रखते हैं। इस कोई मतलब स्पेशल स्थानीय गांव होता है, वो भी अपनी एक लोक कला को बनाए रखता है। आज यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे जनजातीय यानी कि जो जनजातीय लोग हैं और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई देती है, यानी एक व्यवस्था बनी हुई है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। देखो बच्चों, लोक कलाओं से ही शास्त्रीय कलाएं बनी है, लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत निकल करके आया है। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। देखो वही बात है कि शुरुआती दौर में कुछ भी चीज़ शास्त्रीय नहीं थी, इतनी क्लासिक नहीं थी कोई भी चीज़। शुरुआती दौर सभी कलाओं का दौर संबंध लोक से यानी स्थान से था, स्थानीय या समूह से था। एक समूह के लोग किसी कला को बनाते थे, किसी कला को उजागर करते थे, फिर उससे वो शास्त्रीय कला बनती थी। बाद में चलकर इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो ये व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। पहले कोई भी कला जो होती थी वो समूह के रूप में होती थी, लोक के रूप में होती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे किसी भी चीज़ का बिजनेस होता जाता है तो वह कला व्यक्ति केंद्रित होती हुई चली जाती है। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। देखो बच्चों, पहले जितनी भी कलाएं थी, राजाओं से पहले जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में रहते थे, शुरुआत तो आदिवासियों से ही उन्होंने चित्र बनाए। किसमें? गुफाओं में तरह तरह के चित्र बना दिए, तरह तरह के नृत्य पेश करते थे, तो लोक में यानी समूह के रूप में करते थे। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया 1100 के बाद का, तो आते आते जो जितना भी साहित्य था, देखो जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? ग्रंथ लिखा करते थे। किसके ऊपर? पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। तो अब लेकिन मध्यकाल आते आते साहित्य, चित्र और संगीत और ये नृत्य कलाएं कहाँ चली गई? राज्य के राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। अब आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध हुए कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुसार कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। देखो पहले ये लोक कलाएं थी, लेकिन मध्यकाल आते आते ये कहाँ चली गई? राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इन कलाओं को शास्त्रीय नियमों में बांधा और ये कलाकार, मतलब जो कलाकार नृत्य में रुचि रखता है, जो कलाकार संगीत में रखता है, जो कलाकार चित्र बनाने में रखता है, उन कलाकारों को उनकी अभिरुचियों के अनुरूप सुव्यवस्थित और परिष्कृत करना, यानी और उन्हें और अच्छा बनाना। यानी कोई चित्रकार चित्रकारी करता है, राजाओं के संरक्षण में उसको और परिष्कृत किया गया, उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो ये पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, ये सब महलों में और मंदिरों में से विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप को इन्होंने ग्रहण कर लिया इन लोक कलाओं ने। और गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य का जो स्वर्ण काल था, कलाओं का जो स्वर्ण काल था वो गुप्त काल था। उस साम्राज्य में तो ये पराकाष्ठा यानी जितनी भी कलाएं थी, भारतीय कलाएं, एक चरम सीमा पर पहुंच गई थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। बच्चों, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, यानी जो नाटक का शास्त्र है, जो नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, उस नाटक को, उसका शास्त्रीय स्वरूप किसने बनाया? भरत मुनि ने बनाया। पहले लोक कलाओं में जनरली लोग घरों मतलब छोटे छोटे रंगमंच बना करके नाटक खेला करते थे। उन्हीं नाटकों से परिष्कृत होकर भरत मुनि ने परिष्कृत करके नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बनाया, जो कला के लिए अब तक का सबसे प्राप्त महत्वपूर्ण स्वरूप है। आप कभी पढ़ोगे तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें रस, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब भाव आप आगे हिंदी में पढ़ोगे। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। शास्त्रों ने क्या दिया? संगीत को। पहले संगीत लोग नाचते गाते थे लोक जीवन में, लेकिन शास्त्रों ने इस संगीत को, नृत्य कला को, मूर्ति कला को, चित्रकला को एक परिष्कृत रूप दिया। यानी कि शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, जिसमें बहुत सारे नृत्य हम जानते हैं। जैसे हमारा राजस्थान से जुड़ा हुआ, उत्तर भारत से जुड़ा हुआ, राजस्थान तो नहीं कह सकते, उत्तर भारत से जुड़ा हुआ कथक नृत्य है। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ जो हमारा भरतनाट्यम है। उड़ीसी भारत से जुड़ा हुआ ओडिसी जो नृत्य होता है, ओडिसी नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य है, भोजपुरी नृत्य,
है, इस सारे बहुत सारे नृत्य कलाओं को जो है इन्होंने स्वरूप विस्तार किया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही, यानी लोक कलाओं का शास्त्रीय स्वरूप विकसित हो गया, लेकिन लोक कलाएं अपनी जड़ों से कभी भी नहीं हटी। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। यानी कि इन तीनों कलाओं को चाहे कितना ही शास्त्रीय स्वरूप दे दिया जाए, इनको चाहे कितना ही परिष्कृत कर दिया जाए, लेकिन इनकी जड़ें कहाँ रहती है? लोक में, यानी स्थानीय जगह ही रहती है जहाँ से ये निकली है। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। यानी जो लोक कला से निकल करके जितनी भी लोक से निकल करके जितनी भी कलाएं शास्त्र में परिणित हो गई है, इनके बीच का जो इनके बीच की जो ताकत है, ये क्या है? जो ये संवाद है इन दोनों के बीच का, ये ताकत कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रीय कला स्वयं अपने आप निपजी है। शास्त्रीय कला कहाँ से निपजी है? शास्त्रीय कला लोक से निपजी है, यानी स्थान से, किसी स्थान विशेष से निपजी है, और इसकी भी जो जड़ें हैं आज लोक में जमी हुई है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ भारतीय कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इनको पढ़िए और पढ़ करके इनको और अधिक जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।